नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रखते हैं हम नजर। मैं हूं शहला निगार। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास अवैध अतिक्रमण पर चला एमसीडी का बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, यातायात परामर्श जारी। एक 130वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक आज। गंभीर अपराधों में 30 दिन की हिरासत के बाद महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति को हटाने के प्रावधान वाले संशोधन पर लॉ कमीशन और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रखेंगे अपने विचार। लक्समबर्ग के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लक्समबर्ग को बताया भारत का बेहद महत्वपूर्ण साझेदार। फिनटेक, स्पेस और एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। वेनेजुएला की सत्ता से मादुरो को हटाए जाने के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान। वेनेजुएला अमेरिका को सौंपेगा 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल। मलेशिया ओपन में भारत के आयुष शेट्टी ने किया उलटफेर। पहले दौर में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जीजिया को हराया। लक्ष्य सेन भी पहुंचे दूसरे दौर में। तो आपको बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने बुलडोजर चलाया है। जी हां, बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। मस्जिद के पास बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर के अवैध निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, आपको बता दें, यह बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि इलाके में इस दौरान थोड़ा तनाव भी देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने की गई जो टीम थी उस पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में 4-5 पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं पुलिस ने हालात नियंत्रण करने के लिए हल्के बल के साथ आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि एमसीडी की टीम पहुंचने से पहले ही वहां पर लगभग 100-150 लोग इकट्ठे हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि यह जमीन एमसीडी की है और प्रस्तावित विध्वंस के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया गया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल की तैनाती की मांग की गई थी। तो बुलडोजर एक्शन के दौरान इलाके में थोड़ा सा तनाव देखने को मिला। बुलडोजर एक्शन के विरोध में पत्थरबाजी हुई और आपको बता दें कि फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास ये अवैध अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया गया एमसीडी की तरफ से। मस्जिद के पास बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर के अवैध निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तुर्कमान गेट के पास का ये पूरा मामला है। अवैध अतिक्रमण वहां पर लंबे समय से था और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई अमल में आई है। संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अपडेट हासिल करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन और अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण पर यह पूरी रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज़ करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है।
इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट के पास में है और ये वही इलाका है जहां पर कि देर रात एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। फैज इलाही मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये सामने जो दिख रही है आपको, ये फैज इलाही मस्जिद है। और इसी के आसपास देखिए चारों तरफ इस तरीके से करीब 40,000 स्क्वायर फीट जो जमीन थी वहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। यहाँ पर बारात घर यहाँ पर बनाया गया था, बैंक्वेट हॉल यहाँ पर था, साथ ही डायग्नोसिस सेंटर यहाँ पर बनाया गया था, साथ ही कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो थे यहाँ पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। और जिसको कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने देर रात यहाँ पर कार्रवाई करी है और इसको पूरा यहाँ पर डिमोलिश किया है। यहाँ पर लगातार मलबा हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और पूरा जो इलाका है इसको पूरा साफ किया जा रहा है। लंबे समय से ये अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था, जिसको लेकर लगातार एमसीडी जो है यहाँ पर हाईकोर्ट में थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा जो है इलाका जो है इसको खाली कराया गया है, साफ किया जा रहा है। पूरा अतिक्रमण जो है उसको तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ बैंक्वेट हॉल था, जो यहाँ शादी घर था, उसका जो सामान आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरा जो इलाका था उसके आसपास करीब 40,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया था जिसको कि अतिक्रमण किया गया था और यहाँ पर लगातार लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधियाँ की जा रही थी। जब देर रात को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई तो उस समय यहाँ पर लोगों ने पुलिस और एमसीडी के ऊपर पथराव भी किया, जिससे करीब आधा दर्जन जो कर्मचारी हैं पुलिस और एमसीडी के वो यहाँ पर घायल हुए। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे इलाके को यहाँ पर पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, कोई भी अफवाह यहाँ पर ना फैले और लगातार यहाँ पर जो है मलबा हटाने की कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। कैमरामैन पुनीत राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो और ज्यादा ताजा हालात की जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं तुर्कमान गेट पर। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी मौजूद हैं। अजीत, अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ताजा क्या स्थिति है और साथ ही साथ डिमोलिशन का ये कार्य पूरा हो चुका है या अभी और भी बाकी है, चल रहा है? बिल्कुल सहला, देखिए डिमोलिशन का कार्य जो है वो देर रात से ही जारी है और अभी जो है वो मलबा हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन सुनील को दिखाएं आपको कि यहाँ पर जो जेसीबी से पूरे जो ये मलबा है जो कि पूरा 40,000 स्क्वायर फीट का पूरा ये यहाँ पर इंक्रोचमेंट था उसको हटाया गया है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो मलबा था उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसको पूरा साफ किया जाए पूरे मलबे को। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मलबा है और काफ़ी समय जो है वो लग सकता है इसको साफ करने में, लेकिन लगातार जो है एमसीडी की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर आ रही हैं, जेसीबी आ रही हैं और लगातार यहाँ पर ट्रक भर के यहाँ पर जो है मलबा जो है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जैसे इलाही जो मस्जिद है ये मेरे बगल में, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिस तरीके से कई जगह खबरें चलाई जा रही हैं, झूठी खबरें चल रही हैं कि मस्जिद को भी नुकसान हुआ है, लेकिन मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसके आसपास का जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो देखिए आपको जो अतिक्रमण देखिए आप किस तरीके से किया गया था। पूरी रोड, पूरा फुटपाथ जो है उसको पूरा इंक्रोचमेंट करके पूरा कब्जा कर लिया गया था, जिस कारण से यहाँ पर लंबे समय से बहुत जाम लगता था, बहुत समस्या लोगों को होती थी। साथ ही लगातार ये देखिए पक्का निर्माण करके यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां जो थी वो लंबे समय से जारी थी। पूरी तरीके से यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। यहाँ पर शादी हॉल यहाँ चल रहा था, डायग्नोसिस सेंटर यहाँ पे चल रहे थे, कुछ दुकानें यहाँ पर बना ली गई थी और पूरा इलाका जो था ये देख सकते हैं आप मेरे बगल से, ये जो तुर्कमान गेट आपको दिखाई दे रहा है, वहां से लेकर ये पूरा इलाका जो था ये पूरा यहाँ पर जाम लग जाया करता था, लोगों को काफ़ी समस्या होती थी और इसको लेकर लगातार एमसीडी कोशिश में थी कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। हालांकि यहाँ पर जो लोग जिन्होंने अतिक्रमण किया था वो भी हाईकोर्ट चले गए थे, वहाँ से लगातार ये केस चला और उसके बाद से जो फैसला आया वो एमसीडी के फेवर में आया कि ये अतिक्रमण जो है वो हटाया जाए, जो लोगों को परेशानी हो रही है उसको दूर किया जाए। उसी को लेकर पूरी ये कार्रवाई जो है देर रात से जारी है। हालांकि जब ये कार्रवाई शुरू हुई देर रात को तो यहाँ पर लोगों ने पथराव भी किया पुलिस के ऊपर। बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे अतिक्रमण को हटाने का, डिमोलिशन की यह कार्रवाई हुई और ये बड़ा आश्चर्यजनक होता है कि लोग जो हैं सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पर अपने मकान बना लेते हैं, व्यावसायिक गतिविधियाँ करते हैं। उसके बाद जब सरकार को वो ज़मीन चाहिए होती है और डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो फिर रोना रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये तो अपनी ही गलती है, इसमें रोना किस बात का?
देखिए पहला चीज़ों को समझिए। क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, कोई अगर जगह होती है, सार्वजनिक जगह होती है, बहुत अच्छी जगह होती है, तो वहाँ पर देखिए हमेशा ये देखा गया है कि अतिक्रमण जो है वहाँ पर शुरू हो जाता है, उसका व्यावसायिक उपयोग लोग करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे व्यावसायिक उपयोग वहाँ बढ़ता जाता है और फिर वहाँ पर लोग काफ़ी मोटा पैसा भी कमाते हैं वहाँ पर उसका व्यावसायिक उपयोग करके। लेकिन लोगों की परेशानी लोगों को क्या हो रही है, इसकी तरफ कोई नहीं देखता है। इसकी तरफ चाहे अतिक्रमण करने वाले हो, चाहे उनको संरक्षण देने वाले लोग हो, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। और फिर जब बाद में सरकार या कोई सरकारी संस्था जिसकी ज़मीन होती है वो चाहती है कि इसको खाली कराया जाए, तो एक लंबी लड़ाई जो है वो कोर्ट में लड़नी पड़ती है। मतलब एक जो सरकारी ज़मीन है या सरकारी कोई निर्माण है, वहाँ से कोई अगर अतिक्रमण हो गया है, उसको खाली कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और उस पर जब कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद जब उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है, तो उसके बाद भी जो है जो अतिक्रमण किए हुए लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है। ये देखिए, ये हर जगह दिखाई देता है, ये ना दिल्ली की बात नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए जहाँ पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है सरकारी संस्थाओं को कोर्ट में। और उसके बाद जब फैसला आया है तब अतिक्रमण हटाया गया है। उसके बाद भी कई विवाद हुआ, कई लोगों ने जिन्होंने अतिक्रमण किया था उन्होंने विवाद पैदा करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आप समझिए कि कितना मुश्किल है, कितना कठिन है आम लोगों का जीवन। जो लोग आसपास रहते हैं, यहाँ पर पुरानी दिल्ली का इलाका यहाँ पूरा है, ये यहाँ पर, और पुरानी दिल्ली वैसे ही बहुत कंजस्टेड है, यहाँ पर कई जगह पर और सारे अतिक्रमण हैं। लेकिन ये जो रामलीला मैदान से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही यहाँ पर बनी रहती है, और जब त्योहारों में तो और ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। तो उस दौरान यहाँ पर कितनी समस्याएं यहाँ पर होती थी। अभी हम लोग कुछ मित्र बात कर रहे थे मीडिया के कि यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी जगह थी, यहाँ पर ये एक पार्किंग के रूप में उपयोग हो सकती थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण करके उसको अपने फायदे के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए लगातार उपयोग कर रहे थे। और ये उसके बाद भी जब उसको हटाने की मुहिम शुरू हुई तो लोगों ने क्या कहते हैं कि पुलिस और एमसीडी पे पथराव भी किया। तो इस तरीके से समझिए आपकी कितना कठिन ये पूरा होता है, पूरा अतिक्रमण होने के बाद उसको हटाना और उसको पूरे मूल स्वरूप में वापस लाना। और लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण ना करें, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह जो होती है सभी को उपयोग की होती है और इसका व्यावसायिक उपयोग जो है वो अवैध रूप से नहीं किया जा सकता। ये हमें खुद में ये इस चीज को सोचना चाहिए और उसके मुताबिक अपना कंस्ट्रक्शन वो करना चाहिए। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, इससे निपटने के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि कोई अप्रिय घटना न घटे, कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात है, साथ ही साथ कौन कौन से वो मार्ग हैं जिन्हें जो है जहां पर जाम लग सकता है, और ऐसे में जो एडवाइजरी जारी की गई है, कौन कौन से मार्गों को बंद किया गया है या वहां पर आवाजाही को थोड़ा सा प्रभावित हो रही है। देखिए सहला, अगर बात करें तो दिल्ली जो रामलीला मैदान है उसके आसपास का पूरा इलाका जो है, वहाँ पर पुलिस ने उसके आसपास आने वाले जितने भी मार्ग हैं, जितने भी रास्ते हैं, वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी है। वहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। हमारी गाड़ी खुद बैरिकेड के उस पार खड़ी हुई है, और जो वाहन पुलिस के हैं या एमसीडी के हैं या मीडिया के वाहन को रोके जा रहे हैं, उनको बस जाने दिया जा रहा है। साथ ही आम लोगों की आवाजाही जो है अनावश्यक रूप से उसको रोक दिया गया है, निजी वाहनों को रोक दिया गया है। और रामलीला मैदान के चारों तरफ ऐसी व्यवस्था की गई। साथ ही जो तुर्कमान जो गेट है उसके बगल में जो गलियां हैं, वहाँ पर मार्केट आज नहीं खुले हैं, पूरी तरीके से बंद हैं। और कोशिश यही है कि कोई भी वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है रैपिड एक्शन फोर्स जो है, उनकी जवान जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। करीब अगर कुल बात करें तो करीब 1000 से ज़्यादा जवान जो है यहाँ पर होंगे पूरे इलाके में। जो गलियाँ हैं अंदर, जहाँ पर कि कल भीड़ जहाँ से आई थी, पथराव किया था, अभी हम गलियों के अंदर गए थे, वहाँ पर हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। टू व्हीलर्स कई सारे वहाँ पर पड़े हुए थे जो कि जिनको नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही वहाँ पर पत्थर ईंटें पड़े हुए थे। तो वहाँ पर पुलिस लगातार अंदर फ्लैग मार्च कर रही है, लगातार वहाँ पर गली गली में पुलिस वहाँ पर तैनात है। एंटी रॉयट व्हीकल जो है वो वहाँ पर तैनात किए गए हैं, वज्र वाहन वहाँ पर तैनात है, और बिल्कुल वहाँ पर लोगों की आवाजाही फिलहाल तो वहाँ पर रोक दी गई है। किसी तरीके की कोई भी वहाँ पर सार्वजनिक जो है आवाजाही नहीं है। सिर्फ पुलिस बल के जवान और जो गाड़ियाँ हैं वही वहाँ पर जा पा रही हैं, मीडिया के कुछ लोग जा पा रहे हैं। पूरी तरीके से पूरे इलाके को अभी पुलिस ने अपने अंडर में लिया हुआ है। जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो लोग हैं उनकी धरपकड़ भी की जा रही है, जिन्होंने कि पुलिस पर और एमसीडी की टीम पर पथराव किया देर रात को। सीसीटीवी की मदद से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो ये जो इलाका है पूरा, हम कहते हैं तुर्कमान गेट के पास का जो इलाका है, वो पूरी
तरीके से उसको पुलिस ने अपने अंडर में लिया हुआ है। आसपास के जो रास्ते हैं उनको पूरी तरीके से पुलिस ने वहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है, तो कोई भी आवाजाही यहाँ पर अभी रोक दी गई है कुछ समय के लिए। और शायद जब तक ये मलबा पूरा तरीके से हट नहीं जाता है तब तक शायद ये पूरी प्रोसेस जो है पुलिस चाहेगी कि जहाँ पर आम लोग ना आए जाएं और किसी तरह कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को दिखा देते हैं डीसीपी निधिन वल्सन इस क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। तो किस तरह से पुलिस पर हमला हुआ और फिर क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई हुई उसके बारे में डीसीपी ये जानकारी देते हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने लग्जमबर्ग के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात की। बैठक में भारत लग्जमबर्ग द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही वित्त, निवेश, डिजिटल, AI, स्पेस और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ संबंधों को और गहरा करने पर भी सहमति जताई। इसके साथ ही उन्होंने लग्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक, व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत लग्जमबर्ग साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही साथ भारत लग्जमबर्ग संबंधों को आगे बढ़ाने में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से अधिक परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश के दूरदराज इलाकों तक एम्स की पहुंच को स्थापित किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में चल रही प्रगति योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने जम्मू, गुवाहाटी और बीबीनगर के 3 एम्स परियोजनाओं को समय पर पूरा किया। स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए लगातार बैठकें की गईं, जिसके बाद अब दिल्ली ही नहीं, बीबीनगर, तेलंगाना, गुवाहाटी और जम्मू जैसे कई एक इलाकों के लोगों को एम्स की सेवाएं उपलब्ध हो पाई हैं। तो प्रगति से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। 31 अक्टूबर 2023
1123 करोड़ की परियोजना पूरी हुई। 14 अप्रैल 2023 प्रधानमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया नॉर्थ ईस्ट में पहले एम्स का। एम्स गुवाहाटी 750 बेड वाला ये अस्पताल हॉस्पिटल, 25 स्पेशलाइज्ड और 11 सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सुविधाएं यहां पर मौजूद। विशेष वार्ड है 30 बेड का ऑब्स्टेट्रिक्स पेडियाट्रिक्स वार्ड और 6 बेड का न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यहां मौजूद है। आयुष्मान भारत योजना का कवरेज उपलब्ध है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी से लेकर ऑन्कोलॉजी की सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सर्जरी यहां पर निःशुल्क है। आयुष्मान भारत योजना का कवरेज उपलब्ध है, तो तमाम फैसिलिटीज हैं। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी से लेकर ऑन्कोलॉजी तक की सेवाएं यहां पर उपलब्ध हैं। कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए भी यहां पर वो है। और साथ साथ जम्मू की बात करें, जम्मू एम्स की, तो सांबा स्थित एम्स से जम्मू कश्मीर पड़ोसी राज्यों को लाभ। और PMSSY के तहत फरवरी 2019 में इसकी आपको बता दें आधारशिला रखी गई। एम्स जम्मू में 750 बेड, 18 सुपर स्पेशलिटी और 1 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है। दिल्ली और चंडीगढ़ पर लोगों की निर्भरता जो है कहीं ना कहीं कम हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव और गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक बहुमॉडल बहुउद्देशीय मंच है और इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं में देरी ना हो और उन्हें समय पर पूरा किया जा सके। साथ ही साथ आम लोगों की जो शिकायतें हैं उनका किस प्रकार से सही समय पर समाधान किया जा सके, जिसके तहत 3 जो है एम्स परियोजनाओं के जरिए इन राज्यों के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मुहैया हो सकेंगी। तो इसके लिए एम्स जम्मू की प्रगति के बारे में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। मिथुन सरकार को नदी में डुबाकर मार दिया गया है। ये पिछले 20 दिन में बांग्लादेश में 7वें हिंदू की हत्या है। ये नया मामला बांग्लादेश के नवगांव के महादेवपुर का है, जहां पर चोरी का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों की भीड़ ने 25 साल के हिंदू युवक मिथुन सरकार को दौड़ा दिया। जान बचाने के लिए मिथुन एक खारी यानी कि नहर में कूद गए, लेकिन पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। तो हमारे साथ नवल संघ परमार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है नवल संघ। बांग्लादेश में देखा जाए तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो मामला है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक ऐसी खबर आ रही है। अब ये एक और ताजा मामला जो कि अपने आप में दिल दहला देने वाला मामला है। जी, आज जो रिपोर्ट हुआ है मामला, वो इंसिडेंट घटना जो है परसों बनी थी मंडे को, जब एक युवक मिथुन सरकार को चोरी के आरोप में उसके पीछे लोगों का गुट चेज करने के लिए भागा और उसमें वो जान बचाने के लिए कैनल में कूद गया और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। उसका जो शव है कल निकाला गया उसको गोताखोरों ने, और अभी मामला दर्ज किया गया है वहां पे FIR को लेके। लेकिन बांग्लादेश की बात करें तो पिछले 48 घंटों में 2 पहले वारदात ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसमें मणि चक्रवर्ती, जिसका नरसिंहडी ढाका के पड़ोस वाला जिला है, वहां पे एक घटना हुई थी। उसमें एक बिजनेसमैन को तीक्ष्ण हथियार से मार दिया था जब वो अपने दुकान से वापस घर जा रहे थे। और उसी दिन जेसोर में एक जो इंडियन बॉर्डर जो है बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जेसोर, वहां पे एक बिजनेसमैन जो है वो बर्फ का कारखाना है जिसका, राणा प्रताप बैरागी को
गोली मार के दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई थी। तो देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार का मामला सिलसिला है वो लगातार जारी है, उस थमने का नाम नहीं ले रहे और सरकार की ओर से कोई सक्रिय कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है। यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन सब चीजों को टालने की कोशिश करना है, इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कहीं ना तो कहीं उसको नवल सिंह, संज्ञान जब नहीं ले रहे हैं। सरकार की ओर से कोई सक्रिय कदम नहीं उठता है, कोई वक्तव्य नहीं आता है, तो ऐसे जो अराजक तत्व हैं उनको कहीं ना कहीं और बल मिल जाता है और वो और उस काम को आगे बढ़कर करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं बीते कुछ समय से जिस तरह से अराजकता की, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही है, वो चिंताजनक है। जी, देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन यूनुस सरकार जो है उनकी ओर से ये सब मामले होते हैं उसमें कोई सक्रियता नहीं दिखाई जाती है। ना तो पुलिस कार्यवाही तेजी से होती है, ना अरेस्ट होता है, ना उनको लॉजिकल एंड तक क्रिमिनल जस्टिस में लॉजिकल एंड तक लिया जाता है। इसी वजह से और देखा जाए तो यूनुस के जो एडवाइजरी काउंसिल है, उनके जो मिनिस्टर है, उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं और उनके सपोर्ट से यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो उन्होंने जो पुलिस फोर्स में जो सीनियर ऑफिसर डिप्लॉय किए हैं वो उन लोगों ने किए हुए जिनका कुछ एजेंडा है बांग्लादेश में, और उसमें जो टॉप पे है इंटिमिडेशन का एजेंडा। ऐसा लोगों को एनालिस्ट जो है यहाँ के उसका कहना है कि जो पुलिस में सीनियर ऑफिसर जो बिठाए हुए हैं वो पर्टिकुलर फंडामेंटल आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं और उनका निगरानी में उनकी निष्क्रियता की वजह से ये सब हो रहा है। उसमें बिल्कुल उनकी निष्क्रियता की वजह से ये सारी चीजें लगातार सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ताजा अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए नवल सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।